कभी लंदन जाने का मौका मिले तो लीडन हॉल स्ट्रीट ज़रूर जाइएगा। पूछेंगे कि क्या है ऐसा वहाँ? है नहीं, था कभी। आज जिस जगह बैंक की एक बड़ी सी इमारत खड़ी है, वहाँ कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हम कम जानते हैं, बताते भी रहे हैं तारीख के एपिसोड्स में, कुछ आपने किताबों में पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है, सुना है। भारत को इसने लूटा, लेकिन इसके लिए लोग कितने लगे थे आप जानते हैं? साल 1700 में कंपनी के पक्के मुलाजिमों की कुल संख्या 35 थी। 1785 तक ये संख्या बढ़कर 159 हो गई। इतने लोगों ने करोड़ों लोगों पर राज किया। नादिर शाह का नाम भी आपने सुना होगा भाई, जिसने दिल्ली को लूटा और कोहिनूर के साथ साथ मुगलों की सारी दौलत ले गया। नादिर शाह पूरी फौज लेकर आया था और जो रकम लूट कर ले गया, आज के हिसाब से उसकी कीमत होगी 12 लाख करोड़ रुपए। सुनने में आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी और नफरत भी आपको नादिर शाह से बहुत है। आज आपको बताएंगे कि 159 मुलाजिमों वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कितना पैसा लूट कर ले गई। बताइएगा आपको उनसे कितनी नफरत होती है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं कहानी से। अरब देशों में चलने वाली एक बड़ी पुरानी और मशहूर कहानी है कि अरब देशों में एक कबीला रहता है, बद्दू कबीला। खाना बदोश ज़िंदगी जीता है और हमेशा साथ ऊँट रखता है। अब कहानी यूँ है कि रात में एक बद्दू अपने टेंट में सो रहा था। बाहर ठंड पड़ रही थी। बद्दू ने अपने टेंट में हलचल महसूस की, पाया कि ऊँट ने अपनी नाक टेंट के अंदर डाल दी है। मुँह ऊँट बोला कि मालिक ठंड बहुत है, बस मेरी नाक अंदर आ जाए तो राहत मिल जाएगी। अब बद्दू ने सोचा कि ठीक बात है, उसने ऊँट को नाक अंदर डालने की इजाज़त दे दी कि तू अपना उतनी जगह लेगा। थोड़ी देर बाद और हलचल हुई। अब की बार ऊँट बोला कि सर कान भी अगर थोड़ा अंदर आ जाते तो और अच्छा रहता, ठंड पड़ जाएगी वरना। बद्दू फिर तैयार की। थोड़ी देर बाद ऊँट फिर बोला कि सर अंदर आ जाता तो क्या बात थी, पूरा सर। बद्दू इसके लिए भी तैयार हो गया। आगे कहानी आप जानते हैं। ऊँट एक एक कर अंग अंदर करता गया और अंत में खुद बद्दू को टेंट से बाहर निकलना पड़ा। अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा, ये समझने के लिए कहानी एकदम सटीक रूपक है। 17वीं सदी में मुगल बादशाह बने बद्दू और ऊँट का नाम था थॉमस रो। थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट के राजदूत थे। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार का ब्यौरा लिखते हुए रो लिखते हैं, सोने के आभूषण से लदा बादशाह तराजू के एक पलड़े में बैठा, दूसरे पलड़े में रेशमी थैले भरे जा रहे हैं। दोनों पलड़े बराबर होते ही थैले हटा लिए जाते हैं और उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। इसके बाद कुछ और थैले आते हैं, बादशाह का वजन तोला जाता है और एक बार फिर कार्यक्रम दोहराया जाता है। बताया जा रहा है कि थैलियों में सोने और चांदी के सिक्के हैं, लेकिन मुझे शक होता है कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। रो ने आगे लिखा है, दुनिया में इतनी दौलत भी हो सकती है, यकीन नहीं होता। बहरहाल रो ने जो देखा उस पर यकीन भी किया और कोशिश भी की कि इस दौलत का कुछ हिस्सा वो अपने देश के लिए हासिल करे। थॉमस रो ने जहांगीर को खूब सारी विलायती वाइन पिलाई। जहांगीर ने भी खूब स्वागत किया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की मंजूरी दी नहीं। देते भी क्यों? इंग्लिस्तान तब एक छोटा सा द्वीप था और वहीं दुनिया की कुल GDP का 25% हिंदुस्तान से आता था। लिहाजा एक छोटे से राजा से डील करना जहांगीर को अपनी शान के खिलाफ लगा कि यार इससे क्या बात करूंगा मैं। जहांगीर नहीं माने, लेकिन उनके शहजादे शाहजहां ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। अब ऊँट की जो नाक है वो टेंट में घुस गई है और अब बद्दू का टेंट से बेदखल होना बस वक्त की बात थी। ऊँट यानी अंग्रेज़ों ने अगले 50 साल में बम्बई, मद्रास और बंगाल में अपने कारखाने शुरू कर दिए। धंधा बढ़िया था। कपास, रेशम, हीरे, खनिज और मलबल भारत से लंदन भेजा जाता। मोटी कमाई होती, शुरू में कम और बाद में ज़्यादा। बदले में मुगलों को क्या मिला? शुरुआत में नियम था कि एक तय रकम बतौर टैक्स चुकाई जाएगी, लेकिन फिर होते होते हुआ ये कि व्यापार तो बढ़ता गया लेकिन टैक्स की रकम ज्यों की त्यों रही। एक और चीज़ ये हुई कि पुर्तगाली और डच कंपनियां भी बंगाल में अपने ट्रेड में इजाफा करने लगी। ये देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक नुमाइंदा शाइस्ता खां के यहाँ भेजा। ये शाइस्ता खां कौन? औरंगज़ेब के मामा और बंगाल के गवर्नर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल इलाकों में व्यापार का एकाधिकार चाहती थी।
बंगाल को लेकर कंपनी का विशेष आग्रह इसलिए था क्योंकि यहाँ शोरा बहुतायत में मिलता था जो गन पाउडर बनाने के काम आता था। ये गन पाउडर यूरोप में चल रही लड़ाइयों में काम आता था, इसलिए कंपनी चाहती थी कि शोरा के ट्रेड पर उनकी मोनोपोली हो जाए। ये 1680 का दशक था और इस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे जोसाया चाइल्ड। चाइल्ड आदमी ठीक थे, लेकिन मुगल गवर्नर से सौदा तय करते वक्त तैश में कुछ ज़्यादा लीक बोल दिया। औरंगजेब को जब पता चला कि बित्ती भरकर कंपनी का नौकर तेवर दिखा रहा है, उन्होंने डील कैंसिल करवा दी। इसके बाद मुगलों और अंग्रेज़ों के बीच एक लड़ाई हुई जिसे चाइल्ड्स वॉर के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई का कुल जमा हश्र ये हुआ कि अंग्रेज़ों को औरंगजेब के सामने नाक रगड़नी पड़ी, तब जाकर उन्हें अपना व्यापार वापस मिला। ये बद्दू यानी मुगलों की दूसरी गलती थी। अंग्रेज़ों ने इसके बाद लगातार अपनी फैक्ट्रियों की संख्या में इजाफा किया। फैक्ट्री सुनकर आपको कारखाना लगेगा, लेकिन असल में ये किले और छावनियाँ हुआ करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी कंपनियों के बरक्स ज़्यादा सफल हुई क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के लिए स्थानीय सिपाहियों को भर्ती किया, यानी हींग लगे न फटकरी, रंग चोखा आए। इन्हीं सिपाहियों की बदौलत कंपनी ने धीरे धीरे रियासतों के काम में दखल देना शुरू किया। कभी किसी को किराए पर फौज दे दी, कभी किसी को पैसा उधार दे दिया। ऐसे ही जोड़ तोड़ कर कंपनी बिजनेस से पॉलिटिक्स में एंटर करती है और ये सब रियासतों और भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई के कारण हुआ। शाहजहां ने जो गलती की थी, वहाँ से गलतियों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो जाकर रुका 1757 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने 3000 सिपाहियों के साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज को शिकस्त दे दी। क्लाइव के दौर से ही हमें अंग्रेज़ों की लूट के कुछ आंकड़े मिलने शुरू होते हैं। प्लासी की जंग के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला का खजाना जहाज़ में भरवा के इंग्लैंड भेज दिया। हालांकि पूरा नहीं भेजा, कुछ हिस्सा अंटी में रख भी लिया खुद की, जिसकी कीमत आज के हिसाब से करीब 250 करोड़ बैठती है। हद दर्जे की बेशर्मी देखिए कि इन पैसों से क्लाइव ने लंदन में एक महल बनाया जिसका नाम रखा प्लासी। क्लाइव हीरो बन गया। वो ब्रिटिश संसद का सदस्य भी चुना गया और उसे सर की उपाधि भी मिली। लेकिन इसी बीच एक दिक्कत भी खड़ी हो गई। बंगाल लुट चुका था, लिहाजा वहाँ अकाल पड़ गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन लिखते हैं, 1769 में बंगाल में जो अकाल पड़ा उसमें 1 करोड़ लोग मारे गए। वहीं दूसरी जगह यह आंकड़ा 30 से 50 लाख दिया गया है। कुल जमा बात यह कि क्लाइव के कारण बंगाल की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। आगे चलकर यही काम चर्चिल ने किया, लेकिन अभी क्लाइव की ही बात आगे बढ़ाते हैं। बंगाल के अकाल की खबरें जब लंदन पहुंची, क्लाइव निशाने पर आ गया। हालांकि उस पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ब्रिटेन की संसद में लगभग 1/4 जो सांसद थे खुद ईस्ट इंडिया कंपनी में स्टेक होल्डर थे। इन्हीं लोगों को रत्ती भर दुख नहीं था। बाकायदा जब इस मामले में ब्रिटिश संसद में बहस हुई, क्लाइव ने कहा कि अरे आप क्या बात करते हैं, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि मैंने इतना हौला हाथ क्यों रखा, मतलब इतने हल्के हाथ से क्यों काम किया, और माल लेकर आ सकता था। क्लाइव को जितना माल मिला था वो जिंदगी भर के लिए काफ़ी था, लेकिन वो ज़्यादा समय से भोग नहीं सका। अफीम की लत लगी और उसी चक्कर में मारा गया। बहरहाल प्लासी की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ता गया। हालत यह हो गई कि 1803 आते आते मुग़ल बादशाह शाह आलम कंपनी के वजीफ़े पर आश्रित हो गए। कंपनी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया, यानी मैसूर रियासत पर कब्जा किया। 1819 में मराठा हार गए और फिर आखिर में 1845 में सिख साम्राज्य पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ऊँट अब पूरी तरह बद्दू के टेंट में घुस गया था और बद्दू हो चुका था बेदखल। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रूस पर पहुंच गई। 1857 की क्रांति न हुई होती तो शायद आज भी इस कंपनी का अस्तित्व कोई देखता, लेकिन 1857 में इस कदर हिंसा हुई कि दबाव में कंपनी का नेशनलाइजेशन हुआ। ये साल था 1858। इसके बाद जैसा हम जानते हैं, भारत सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ साल घिसट घिसट कर चली और फिर 1874 में से पूरी तरह भंग कर दिया गया। अंग्रेज इसके बाद 73 साल और भारत में रहे और जमकर लूट मचाते रहे। अंग्रेज़ों ने भारत से कितना धन लूटा, ये समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। औरंगजेब के वक्त भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा भारत में पैदा होता था, लगभग पूरे यूरोप से भी ज़्यादा, जबकि ब्रिटेन इस समय महज 2% जीडीपी में योगदान देता था। अंग्रेज़ों के जाने के बाद यही आंकड़ा देखें तो भारत की जीडीपी महज 3.8% रह गई। पैसों में बात करें तो ठीक ठीक अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी कैलकुलेट करके कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं।
अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ मेनाज मोचन के अनुसार 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेज भारत से 80,000 खरब रुपए लूट कर ले गए। इतिहासकार उत्साह पटनायक की 2017 के रिसर्च के अनुसार यह आंकड़ा इससे भी 100 गुना ज़्यादा हो सकता था। उत्साह इस आंकड़े को 45 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बताती हैं, जो ब्रिटेन की वर्तमान जीडीपी का 15 गुना है। और इसमें भी अभी कोहिनूर हीरे जैसी चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं। पुरातत्व की धरोहर का कोई हिसाब नहीं है, जो ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ा ही रही हैं। ये पैसा और चीज़ें वापस हासिल करने की बात होती रहती है, लेकिन कहानी का मर्म ये नहीं है। बद्दू आज भी टेंट में सोया हुआ है और बाहर ऊँटों की कतार खड़ी है। तारीख का एपिसोड कमल ने लिखा और आलोक ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।